नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल है। इस बार चर्चा में है जन नेता पप्पू यादव। सवाल उठने लगा है कि क्या पप्पू यादव जनसुराज में शामिल होने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने बिहार तक से बात की। दरअसल बीते दिनों एक पत्रकार ने ट्वीट कर पप्पू यादव को जनसुराज से जोड़ने की बात की। इसके बाद ट्विटर पर हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। इस पर पप्पू यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, आप लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं। प्रशांत किशोर पर सबसे ज्यादा हमला तो हमने ही किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अगर कांग्रेस कह दे कि भागो तो क्या भाग जाएंगे, जबरदस्ती ताला लगा देगी तो क्या करेंगे। इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर गठबंधन में उन्हें जगह मिलती है तो उसी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। एक धुंधलाए वीडियो, एक संदिग्ध बैग और मंत्री जी बनियान में आराम फरमाते हुए, इन तीन चीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान ला दिया। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट का एक बेड पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनके पास एक भरा हुआ बैग देखा गया जो देखने में नोटों से भरा हुआ लगता है। संजय राउत ने एक्स पर लिखा कि मुझे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तरस आता है। वो अपनी इतनी बेइज्जती और अपमान कब तक चुपचाप देखते रहेंगे। शायद लाचारी का दूसरा नाम ही फडणवीस है। उन्होंने आगे कहा, यह सनसनीखेज वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जरूर देखना चाहिए। देश में आखिर चल क्या रहा है। सफाई में मंत्री शिरसाट ने कहा कि कहीं से यात्रा करके लौटा था और कपड़े बदलकर अपने बेडरूम में बैठा था। मेरा कुत्ता भी मेरे साथ था। लगता है किसी ने तभी वीडियो बना लिया। अब इस वीडियो को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। बिहार में चल रही स्पेशल वोटर लिस्ट जांच के तहत फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख से पहले अब सिर्फ 14 दिन बचे हैं, लेकिन अब तक लगभग 74% वोटरों ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। बिहार में कुल लगभग 7.9 करोड़ वोटर हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बताया कि इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में बूथ स्तर के अधिकारी लोगों के घर घर जाकर फॉर्म भरवाने और जमा करवाने में मदद कर रहे हैं। अब तक जो फॉर्म भरे जमा हुए हैं उनमें से 3 करोड़ 73 फॉर्म को डिजिटाइज कर लिया गया है और वो फॉर्म सिस्टम पर अपलोड भी हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि उसने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक नया सिस्टम शुरू किया है जिससे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और उनके सहायक अधिकारी फॉर्म की जांच और पुष्टि ऑनलाइन कर सकते हैं। चुनाव आयोग देश भर में बिहार जैसी वोटर लिस्ट जांच शुरू करने की तैयारी में है। देश भर में बिहार जैसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग अगस्त से पूरे देश में ये प्रक्रिया लागू करने की तैयारी में है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को अनौपचारिक रूप से बता दिया है कि उन्हें इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब कई राज्यों के CEO अपने वेबसाइट पर पिछली बार जब गहन वोटर लिस्ट संशोधन हुआ था उस साल की वोटर लिस्ट डाल रहे हैं। एक देश एक चुनाव विधेयक पर चर्चा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति के सामने 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने अपनी राय रखी है। उन्होंने इस विधेयक के विचार को संवैधानिक रूप से वैध माना, लेकिन चुनाव आयोग को दिए जाने वाले व्यापक अधिकारों पर गंभीर चिंता जताई। पूर्व CJI JS केहर और DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को समिति के सामने अपनी राय दी, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को किसी राज्य में एक साथ एक चुनाव टालने का अधिकार देना संवैधानिक रूप से स्वीकार नहीं हो सकता है। 129वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित है कि चुनाव आयोग ये तय करेगा कि एक साथ चुनाव संभव है या नहीं। विधेयक के अनुसार अगर आयोग को लगता है कि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हो सकते तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य के चुनाव बाद में कराए जाएं। पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इस तरह के असीमित अधिकार संवैधानिक खामियों को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इन अधिकारों को केवल सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों तक सीमित किया जाना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो। कम से कम 2 पूर्व CJI ने विधेयक में संशोधन की सलाह दी है जिसमें चुनाव आयोग के इस अधिकार पर संसदीय निगरानी शामिल हो। जस्टिस केहर ने कहा कि संसद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद को यह तय करने में भूमिका निभानी चाहिए कि किसी राज्य के चुनाव कब होंगे। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि अगर किसी राज्य में आपातकाल घोषित होता है तो ये एक साथ चुनाव की व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उल्लेख किया कि एक साथ चुनाव बड़े और पैसे वाले राष्ट्रीय दलों को फायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे छोटे और क्षेत्रीय दल हाशिए पर चले जाएंगे। उन्होंने चुनावी खर्च, खासकर राजनीतिक दलों के खर्च को नियंत्रित करने के लिए मजबूत नियम बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अहमदाबाद में हुए बेहद भयावह विमान हादसे की शुरुआत जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट कहती है कि विमान के दोनों इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ में बदल गए और इस वजह से ये विमान दुर्घटना हुई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इस जांच रिपोर्ट में कई बातें साफ कर दी गई हैं। जांच रिपोर्ट बताती है कि विमान हादसे के पीछे आखिर क्या वजह थी। ये हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में हुआ था और इसमें प्लेन में सवार सिर्फ एक शख्स के अलावा अन्य सभी 241 लोगों की मौत हो गई थी। विमान हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई थी। एयर इंडिया का बोइंग 7878 विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। AAIB की जांच रिपोर्ट कहती है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को दूसरे से ये पूछते हुए सुना जा सकता है कि उसने फ्यूल क्यों बंद कर दिया, जबकि दूसरा पायलट उसके जवाब में कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। एयर इंडिया विमान हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापू राम मोहन नायडू ने रिपोर्ट में कहा कि रिपोर्ट अभी शुरुआती है, इसलिए जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि हमें अभी कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट और क्रू हैं। मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूं। वो हमारी सिविल एविएशन की रीढ़ की हड्डी हैं। हम उनकी भलाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के बाद उनके साथ म्यूजिक वीडियो में काम करने वाले एक्टर इनामुल हक को ट्रोल किया जा रहा है। राधिका के मर्डर को हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर सोशल मीडिया यूजर्स एक्टर पर विवादित कमेंट्स कर रहे हैं। इस बीच इनामुल हक ने राधिका यादव के साथ अपने रिश्ते का असल सच बताया है और खुलासा किया है कि उनके पिता को उस म्यूजिक वीडियो से कोई दिक्कत नहीं थी। ABP न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में इनामुल हक ने कहा, राधिका की मां हमारे साथ सेट पर थी। पिता को भी अच्छा लगा था। राधिका से मेरा कनेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल है, कोई दोस्ती या बॉयफ्रेंड नहीं। मेरी टीम शूट करने दिल्ली आई थी। मेरी टीम के एक मेंबर ने मुझे आकर बोला कि राधिका को एक्टिंग करनी है। फिर मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा। एक्टर इनामुल हक ने कहा कि नोएडा में शूट था तो राधिका की मां सेट पर थी। जब राधिका के साथ ये सब हो गया तो एक ही वीडियो है जो मेरे साथ है, वो है एक म्यूजिक एल्बम का हिस्सा है। लोग इसी वीडियो को चलाकर कहानी बना रहे हैं कि जिहादी है और हिंदू मुस्लिम। पुलिस ने अभी मुझसे कोई संपर्क नहीं किया है। जैसे आप लोगों ने संपर्क किया है, अगर पुलिस मुझसे संपर्क करती है तो मैं यही सब बताऊंगा। जो भी पुलिस पूछेगी मैं उसका जवाब दूंगा। इनामुल हक ने आखिर में फिर साफ किया कि उनका राधिका यादव से कोई करीबी रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई कनेक्शन नहीं, हर एंगल से सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था। राधिका से मैंने सिर्फ पूछा था कि आप शूट में इंटरेस्टेड हो, तो राधिका ने कहा था कि मैं अपने दोस्त से कंसल्ट करके बताऊंगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन एक्टिव मोड में है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे 17 राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा है जिन्होंने 2019 के बाद से किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। निर्वाचन विभाग के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने संबंधित दलों से 10 दिनों में जवाब मांगा है। आयोग का मानना है कि इन दलों की निष्क्रियता चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि जिन राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा गया है वो पिछले 6 साल से कोई भी चुनाव नहीं लड़े हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सभी रजिस्टर्ड पार्टियों को विशेष अधिकार और सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इन अधिकारों का लाभ उठाकर निष्क्रिय रहने वाले दलों को आयोग अब डिलीट करने पर विचार कर रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.